बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम लाइट के नेचर को स्टडी करते हैं, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। तो हमने अपना पहला पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने लाइट के नेचर पर मुकम्मल डिस्कशन, मुकम्मल बहस कर ली थी। हमने देखा कि लाइट के नेचर पे कितना बड़ा फड्डा हुआ था जी। सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसको कहा गया न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। फिर उसके मुकाबले में एक और थ्योरी पेश की गई जिसको कहा गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फिर कुछ पॉइंट जो है वो न्यूटन की थ्योरी में गलत हो गए, कुछ पॉइंट जो है वो वेव थ्योरी में गलत हो गए। फिर तीसरी थ्योरी आई मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और उसके बाद फिर आखिर में मैक्स प्लांक ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इस थ्योरी ने लाइट के नेचर का जो डिस्कशन था वो क्लोज कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट जो है वो फोटॉन से मिलकर बनी हुई होती है। और व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स जो हैं वो छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। इनका कोई मास नहीं होता और ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये थोड़े थोड़े गैप से निकल रहे होते हैं। तो ये चूँकि डिस्क्रीट है लिहाजा इनके अंदर ये पार्टिकल वाली खूबी आ जाती है। चूँकि ये मासलेस हैं, एनर्जी पैकेट है, इनके अंदर वेव वाली खूबी आ जाती है। लिहाजा ये जो फोटॉन्स होते हैं इनका ड्यूल नेचर होता है। इनके अंदर वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लिहाजा इन फोटॉन से बनने वाली लाइट जो होती है उसका ड्यूल नेचर हो जाता है। लाइट कुछ जगहों पर, कुछ फिनोमिना में पार्टिकल वाला बिहेवियर शो कर देती है, कुछ जगहों पर वो वेव वाला फिनोमिना शो कर देती है। ये थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल रही है जी। इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए नील बोहर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नील बोहर ने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया है उसको उसने फोटॉन्स के बेस पर स्टडी किया था और बिल्कुल सही था वो। इसी तरह आइंस्टाइन ने इस मॉडल को जहन में रखते हुए, लाइट का ये नेचर जहन में रखते हुए जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। कॉम्पटन ने इस फोटोन का जो लाइट का नेचर है इसको जहन में रखते हुए कॉम्पटन इफेक्ट पेश किया। तो ये थ्योरी जो है आज की तारीख में लाइट का हम ये नेचर मानते हैं। तो यहाँ लाइट के नेचर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की इस चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा जी, हमने अभी लाइट का जो नेचर स्टडी किया तो इस दौरान हमने काफ़ी थ्योरीज देखी थी। न्यूटन ने थ्योरी दी, क्रिश्चियन ह्यूगन ने थ्योरी दी, मैक्सवेल ने दी, प्लैंक ने दी। हमने देखा इस पूरी बहस के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर हुई थी। इस पूरी बहस के दौरान, इस पूरी रिसर्च के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की थी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बताया था कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की डिस्कवरी से पहले वेव खाली एक ही किस्म की मानी जाती थी जिनको हम कहते थे मैकेनिकल वेव, यानी ऐसी वेव जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने स्टडी किया तो उसको पता चला, ये लंबी कहानी है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर आएगा आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। तो बहरहाल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कुछ ऐसी वेव्स को डिस्कवर किया था जो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और उन वेव्स का नाम उसने रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों रखा था? इसकी एक वजह है, क्योंकि उस वेव में दो किस्म की फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड होती है, इसी वजह से उसका नाम क्या रखना है उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वेव्स है वो। तो ये इस तरह की इसने कुछ वेव डिस्कवर करी थी और फिर उसने जब उनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो वो निकली थी 3 × 10⁸ और ये वेलोसिटी लाइट की भी होती है। लिहाजा मैक्सवेल ने ये डिक्लेयर किया कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो अहम तरीन डिस्कवरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की हुई थी जिससे ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जुड़ा हुआ है, थोड़ा इसके हवाले से बात कर लेते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। देखें, अभी वैसे मैंने आपको कहा है, अभी आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अभी नहीं पढ़ा। अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर 16, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तब जाके आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है। लेकिन बहरहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके जब दोबारा ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखिए हमारे पास, हम ये तो जानते हैं जी, हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक कहलाता है जी नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी, क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। मैं ब्लैक ले लेता हूँ मार्कर पहले, तो रुक जाए। हाँ, दो किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, एक नेगेटिव चार्ज कहलाता है। ठीक है जी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्जेस होते हैं। इन चार्जेस की खास बात ये होती है कि जब इनके सामने एक और चार्ज रखा जाता है तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देते हैं। ये खास बात होती है चार्जेस की। अगर ये अट्रैक्ट रिपल नहीं करे ना तो फिर ये चार्जेस नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने इसके सामने एक और चार्ज रखा है नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के सामने एक और पॉजिटिव चार्ज करता तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये खास बात होती है चार्जेस की, कि जब इनके सामने एक और चार्ज रखा जाएगा, भले सिमिलर चार्ज रखा जाए, भले अपोजिट चार्ज रखा जाए, तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपल यानी कि उसमें फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। अगर सेम चार्ज होगा तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को दूर करना शुरू कर देते हैं। और अगर सेम अपोजिट चार्जेस होंगे तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बात तो आपको पता होती है, कॉमन सी बात है। ये चार्जेस होते हैं। अच्छा, ये हम इंसान जो है, हम चार्जेस नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूँ जी, और ये मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने एक और मुझ जैसा इंसान खड़ा हो जाए, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे? नहीं। यहाँ जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जरा हटा दें, उसको इग्नोर करें। तो अगर मेरे सामने एक और इंसान खड़ा हुआ होगा तो मैं और ये इंसान, ये हम दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, ना हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ना रिपल कर रहे होंगे। लिहाजा हमारे में ये चार्ज वाली सलाहियत नहीं है, हम में चार्जेस नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक बॉल मौजूद है जी, ये एक बॉल है ए, एक बॉल है बी। अगर मैंने इन दोनों है, दोनों तो एक ही जैसी बॉल, अगर मैंने इन दोनों बॉलों को सामने रख दिया और मैं देखता हूं कि इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन की फोर्स नहीं है, तो मैं कहूंगा ये चार्ज नहीं है। हाँ, अगर मैंने देखा कि आपने दो बॉलें रखी और मैं देखता हूं कि जैसी मैंने बी बॉल को रखा तो अब बी बॉल जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो गई, तब मैं कहूंगा कि ये ए और बी जो है ना, ये दोनों बॉल्स जो है दे आर चार्जेस, इनमें चार्जेस मौजूद है। ज्यादा है या कम है? अगर ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, कम चार्ज होगा तो इनमें फोर्स कम होगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देंगे तो अब मैं क्या कहूंगा? दे आर चार्जेस। चूंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर रिपल कर रहे होते तो मैं कहता दोनों सेम चार्जेस है। तो ये तो होता है चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? आपके मैटर्स के अंदर, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर सलाहियत होती है कि अगर जिस मैटर में ये चार्ज वाली सलाहियत पाई जाएगी तो वो अपने ही जैसे दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतना ज़्यादा चार्ज है। जितनी ज़्यादा ताकत से खींचेगा आप कहोगे उसमें उतना ज़्यादा चार्ज मौजूद है। ये तो हो गया जी चार्ज। इसी तरीके से मैग्नेट भी आपने जानते हैं जी, मैग्नेट के बारे में भी आप जानते हो कि मैग्नेट भी कुछ इसी तरह का आइटम होता है, कुछ इसी तरह का सब्सटेंस होता है कि अगर मैग्नेट के सामने मैं एक और मैग्नेट रख दूँ, मैग्नेट के सामने एक और मैग्नेट रखूं तो अब यहाँ पर हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, अगर सेम सेम पोल रखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा, अगर हम अपोजिट पोल रखेंगे तो ये एक दूसरे से करीब आएगा। यानी जो चार्जेस वाला मामला है वही मामला आपको मैग्नेट्स में भी नजर आ रहा है। चार्जेस के अंदर क्या था कि दो चार्जेस मैंने, अगर दो एक जैसे मटेरियल्स मैंने रख दिए तो उनमें फोर्स आ जाती है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट। मैग्नेट में भी यही हो रहा है। अगर मैंने दो मैग्नेट रख दिए तो अब उन दोनों के दरमियान फोर्स आ जाएगी। अगर सेम पोल रखे हुए तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अपोजिट पोल रखे हुए यानी नॉर्थ और साउथ पोल रखा हुआ है तो अट्रैक्टिव होगी। सिमिलर हो रही है मैग्नेट और चार्जेस, कुछ हद तक सिमिलैरिटी आ रही है ना। दो चार्जेस के दरमियान भी फोर्स है, दो मैग्नेट्स के दरमियान भी फोर्स है। दो चार्जेस अगर सिमिलर है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, दो मैग्नेट के पोल्स अगर सिमिलर है तो रिपल्सिव फोर्स होगी। दो चार्जेस अगर अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दो मैग्नेट के पोल्स अगर अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो चार्जेस हैं और ये मैग्नेट्स हैं ये सिमिलर लग रहा है हमें, है ना जी? ये बात सही है, कुछ हद तक सिमिलर नजर आ रहा है। उसके बाद फील्ड की तरफ आते हैं। फील्ड क्या होती है? अब सपोज करें जी ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कह लेते हैं, ये एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं जानता हूँ कि ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। अगर कोई भी मैं चार्ज लेकर आऊँगा, ये चार्ज में लेकर आया माइनस का चार्ज, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरा ये जो बीच वाला चार्ज है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सही कह रहा हूँ ना, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को इस एरिया से, एक खास एरिया से बाहर ले जाता हूँ,
एक ख़ास एरिया से बाहर ले जाता हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पर ले आया, अब मैं देखूंगा कि अब मुझे ये अट्रैक्शन की फोर्स महसूस नहीं होगी, अट्रैक्शन की फोर्स महसूस नहीं होगी। ये मैग्नेट में भी हमने देखा है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, और मैं अगर लोहे के टुकड़े को जितना करीब लाऊंगा ना, मुझे फोर्स उतनी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी, जितना दूर लेके जाऊंगा फोर्स उतनी कम होगी, और एक एरिया से बाहर अगर मैं ले जाऊंगा तो मुझे वहां पर फोर्स महसूस नहीं होगी, यानी कि अब मैग्नेट जो है इस लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, हम अभी चार्ज तक बात करते हैं। तो चार्ज जो होता है आपका, ये जो चार्ज है ये एक खास एरिया तक फोर्स लगा रहा होता है, एक खास एरिया तक फोर्स लगा रहा होगा, और उस एरिया को हम कहते हैं फील्ड, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फील्ड। इस एरिया से बाहर अगर मैं चार्ज रखूंगा ना, भले नेगेटिव चार्ज रखूं भले पॉजिटिव चार्ज रखूं, मेरा ये चार्ज इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्यों, इलाके से बाहर है। होता है ना, एक पाकिस्तान का वजीर आजम जो है उसके बहुत पावर है जी, वो किसी को भी खड़े खड़े निकाल सकता है गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एक खास एरिया तक ये ताकत है, पाकिस्तान की हदूद तक, पाकिस्तान की बॉर्डर तक। पाकिस्तान की बॉर्डर से बाहर निकल जाए, अफगानिस्तान चला जाए, इंडिया चला जाए, तो वहां किसी सरकारी मुलाजिम को निकाल पाएगा वो, नहीं, क्यों, वहां पे उसकी पावर नहीं। इसी तरीके से हम अर्थ के मामले में देखते हैं कि हमारी ये अर्थ है जी, ये हमारी क्या है, ये अर्थ है। अब हम देखते हैं कि अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं तो वो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एक खास एरिया है जी, एक खास एरिया, अगर मैं उस एरिया से बाहर ले जाऊंगा तो फिर ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। ये स्पेस है, स्पेस है, खला, स्पेस पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ले जाता हूँ तो अर्थ जो है अब इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ के वो उस फील्ड से बाहर चला गया, ये फील्ड्स कहलाती है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपका फोर्स लगा रहा है ना, वो एक खास एरिया तक फोर्स लगा रहा होता है, उस एरिया को हम फील्ड कह रहे होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका उस एरिया से बाहर होगा तो वो फोर्स महसूस नहीं होगी। तो ये जो चार्ज की अराउंड जो फील्ड बन रही होती है ना, ये हमारे पास चार्ज है, इसके अराउंड जो फील्ड बन रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की है। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के अराउंड भी मैं यही देखूंगा कि उसकी जो फोर्स है वो एक खास एरिया तक लग रही होगी, तो इस फील्ड को हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेट के अराउंड है। और ये जो अर्थ के अराउंड जो होती है ना, ये अर्थ की भी एक फील्ड है, इस एरिया तक अर्थ की फोर्स लगी, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ये फील्ड्स कहलाती है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आई होप यहाँ तक। मैं कहा है ना ये पूरा चैप्टर है जी इस पर, ये तो मैं सिर्फ आपको अभी नो हाउ दे रहा हूँ, बेसिक। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं जी, आपके कुछ ऑब्जेक्ट में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही जैसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। जितनी ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होगी वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल करेगा। सिमिलरली मैग्नेट के अंदर भी यही सलाहियत होती है कि मैग्नेट अपने ही जैसे एक और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अपने अराउंड एक खास एरिया तक फोर्स लगा रहा होता है, उस एरिया से बाहर इसकी फोर्स नहीं होती, उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट भी अपने अराउंड एक खास एरिया तक अपनी फोर्स अप्लाई करता है, उस जगह को, उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये तो हो गई आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अब हमारे पास एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस में और मैग्नेट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। देखें ना, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने होते हैं, दो किस्म के, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपके पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो वो क्या होंगे, उनके दरमियान फोर्सेस लग जाएंगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इसी तरह दो मैग्नेट है तो उनके दरमियान भी फोर्स हो जाती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तीसरी सिमिलैरिटी कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज़ मैग्नेट में भी होती है, सेम पोल होंगे तो वो रिपल करेंगे, अपोजिट पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर चौथी चीज़ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मैग्नेट के अराउंड भी एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है हमारे इन चार्जेस और मैग्नेट्स के दरमियान। चार्जेस और मैग्नेट्स के दरमियान इतनी सिमिलैरिटीज़ है कि आगे जाके लोगों ने इनको कंबाइन करके एक सेपरेट ब्रांच बनाई जिसका नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इतनी सिमिलैरिटीज़ है कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेट्स दोनों को साथ पढ़ते हैं।
साथ स्टडी करते हैं, क्योंकि एक फिनोमिना अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस में हो रहा होता है, वही फिनोमिना आपको मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट्स में भी मिलता है। तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करके एक नई ब्रांच बनाई थी जिसका नाम रखा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद आगे जाके पता चला जी, आगे बहुत सारे नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एम्पेयर है, ऑस्टेड है, और उसके बाद मैक्सवेल है, फराडे है, काफ़ी साइंटिस्ट के नाम है। उन्होंने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ डिस्कवरीज करी और एक बहुत अहम चीज़ निकाली, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट हो जाएगी, खुद ब खुद एक मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सिमिलैरिटी है कि ये जो इतनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इतनी सिमिलैरिटीज है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेट में, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को पैदा करती हैं। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। या अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसको रिवर्स भी कर लो, मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। तभी तो ये इतनी सिमिलर है, तभी तो इन दोनों के अंदर ये इतनी सिमिलैरिटीज हैं। तो कहते हैं ना, आप दो भाई इतने सिमिलर होती हो, आपकी आंखें भी सेम है, बाल भी सेम है, नाक भी, हाथ भी, पूरे जिसावत भी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो फिर आदतें भी सेम हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ हो रहा है। ये हमारे चार्जेस और मैग्नेट्स इतनी सिमिलर होती हैं, इतनी सिमिलर होती हैं कि अगर एक जगह पर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वहाँ खुद ब खुद से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कॉपर का तार है, और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है या चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, तो हमारे सीधी सी जबान में इस कॉपर के तार में से करंट गुजर रहा है। ठीक है जी, अगर आपके पास एक कंडक्टर है यानी कॉपर का वायर, और आप उसमें से चार्जेस को फ्लो कराना शुरू कर दें ना, नीचे से ऊपर लेके जाना शुरू कर दें, तो ये बन जाता है करंट, जिसको आप कहते हैं ना उर्दू में करंट लग गया, आए मेरे करंट लग गया, वो वाला करंट। तो करंट बन कैसे रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही चार्जेस, वही नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब जाहिर बात है चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो फिर जाहिर, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। दोनों परपेंडिकुलर होती है, यानी एक अगर एक्स एक्सिस में है तो दूसरी वाई एक्सिस में। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल कंडक्टर है ना, एक बिजली का तार, और उसमें से बिजली गुजर रही है, करंट गुजर रहा है, तो एक्चुअल में उसमें से चार्जेस गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, उसमें से एक जगह से दूसरी जगह गुजर रहे हैं। अब चूंकि चार्जेस गुजर रहे हैं, तो चार्ज के पास क्या होती है, चार्ज के पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिहाजा आपके उस कंडक्टर के अराउंड क्या मौजूद होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और चीज क्या क्रिएट हो जाएगी उसमें, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कितनी सिमिलर हो रही है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हो। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं जी। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक एंटीना है, वो एंटीना, वो जो हमारे टेप रिकॉर्डर, टीवी वगैरह में नहीं लगे होते एंटीना, ये वो एंटीना है। इस एंटीना के अंदर काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ती है, वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, अभी तो बताऊंगा कहीं और चली जाएगी कहानी। बहरहाल इसके अंदर से हमारे पास हमने एक चार्ज फ्लो करा रहे हैं, हम चार्ज जो है वो फ्लो करा रहे हैं, लेकिन चार्ज को फ्लो नहीं करा रहे हैं, एक्चुअल में हम यूं कह लो, आप चार्ज को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। चार्जेस को हम क्या करा रहे हैं, वाइब्रेट करा रहे हैं। यानी चार्ज ऊपर जा रहा है, ऐसे पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है वापस मीन पर, फिर नीचे जाता है, फिर ऐसे ऊपर आ जाता है, वही पेंडुलम वाला वाइब्रेशन। ये जो चार्ज है ना, पहले ऊपर जा रहा है, फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, फिर नीचे जा रहा है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। तो वही ए मीन पोजीशन वाले टर्म्स लिख लेते हैं। तो पहले चार्ज हमारा मीन पोजीशन पे ओ पे, फिर ये ए पे जाता है, फिर वापस ओ पे आता है, फिर बी पे आता है। ये क्या हो गया, ये वाइब्रेशन हो रही है चार्ज, हम चार्ज को वाइब्रेट कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा बाद में। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उससे चार्ज, इनकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे ये ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है जी, हम चार्ज को वाइब्रेट करा रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए और एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी वाइब्रेट कर रही होगी।
कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, फिर कभी कम हो जाएगी, फिर अब ज़रा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ तो देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब चार्ज हमारा ऊपर जा रहा है तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जब चार्ज नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इस पॉइंट तक आई। अब वापस चार्ज ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही है। ठीक समझ में आया बात? आपने एंटीना के अंदर चार्ज को वाइब्रेट करा रहे हो, ऊपर नीचे चार्ज कर रहे हो, तो अब उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है ना, वो भी क्या हो रही होगी, वो भी वाइब्रेट कर रही होगी, वो भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही होगी। और फिर हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये समझ लो आपके वाई एक्सिस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगी जेड एक्सिस पे, और वो भी क्या होगी, वो भी कम वाइब्रेट करेगी, ऐसे कम भारी कम भारी कम भारी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। ठीक है जी। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे यानी इस डायमेंशन पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जेड एक्सिस पे है यानी कि इस डायमेंशन पे। ठीक है, ये तीन डायमेंशन होती है ना, एक्स वाई, और ये थर्ड डायमेंशन होती है जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास जेड एक्सिस पे, 12 दोनों के दरमियान 90 के एंगल। तो अब तक क्या किया मैंने एक एंटीना लिया, उस एंटीना के अंदर मैंने एक चार्ज लिया और उस चार्ज को वाइब्रेट कराया। अब उस चार्ज की वाइब्रेशन की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो भी वाइब्रेट करेगी, वो भी ऑसिलेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाइब्रेट होती हुई नजर आ रही है। फिर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन चूंकि वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, वाइब्रेटिंग होगी, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट। अब ये जो, अब यहाँ बात समझिएगा, अब ये जो चार्ज को मैं वाइब्रेट करा रहा हूँ तो मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही होगी ना, बगैर एनर्जी के चार्ज वाइब्रेट कर सकता है, कभी भी नहीं करेगा। मैं कुछ एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं कुछ एनर्जी लगाऊंगा तभी तो चार्ज वाइब्रेट करेगा। तो ये चार्ज वाइब्रेट करने के लिए मुझे इस चार्ज में कुछ एनर्जी डालना पड़ रही है। अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बल्कि कन्वर्ट हो जाती किसी और फॉर्म में वगैरह वगैरह, ज़ाया नहीं होती। तो अब ये जो चार्ज के अंदर मैंने एनर्जी डाली है ना, वो अब इन फील्ड की वाइब्रेशन की वजह से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये फील्ड वाइब्रेट करती जाएंगी, इन फील्ड के अंदर एनर्जी जो है वो ऐसे आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। ये बन गई है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, अगर आप एक चार्ज को वाइब्रेट करते हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट हो रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट हो रही है। अब जो चार्ज को वाइब्रेट करने के लिए आपने एनर्जी लगाई है ना, वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन में स्टोर हो जाती है, और जैसे जैसे ये आपके स्पेस में आगे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होती जाएंगी, एनर्जी आपकी आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आपकी इस पॉइंट पर एनर्जी आ जाएगी, कहाँ गई, अब यहाँ इस पॉइंट पर एनर्जी आएगी, जैसे यहाँ पर आएगी तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो गई। अब जब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट हो जाएगी। ठीक है, और आप देखें एनर्जी जो है वो एक पॉइंट और आगे आ गई। अब एनर्जी कहाँ गई, यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर एनर्जी आएगी तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करेगी। तो अब आपके इस एंटीना में से एक एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कहते हैं, ये जो बाहर निकल रही है ना, इसको हम कहते हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, दे हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ऑसिलेटिंग मतलब वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर आपको वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, देखें इस डायग्राम में हमने ये जो ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस में बनाई हुई है, वाई एक्सिस में। लाल वाली मैग्नेटिक फील्ड मैंने किस में बनाई हुई है, देखें जेड एक्सिस में। और हमारी जो वेव ट्रेवल कर रही है वो किस डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में। तीनों चीजों के दरमियान 90 डिग्री का होता है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन, तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी मजेदार बात क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम जो होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी आपकी आगे जा रही होती है।
है ना। आपके गले से जो आवाज़ निकलती है तो वो एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आगे जो जाना है ना, वो वाइब्रेशन के जरिए एनर्जी जाएगी। तो आपको मीडियम के मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब आपके जो गले से आवाज़ निकली है ना, तो इस एनर्जी ने क्या करा, आपकी हवा के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा, और ये वाइब्रेट होते 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 आगे चली गई। अब यहाँ पर देखो, आपको मीडियम की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन आपकी किसी और चीज़ की हो रही है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली एक चीज़ की हो रही है ना वाइब्रेशन, फील्ड्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही है, लिहाजा यहाँ कोई मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, बताएं मुझे आप। यहाँ देखें ना, मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेव बढ़ा दिया, यहाँ मैंने कोई मीडियम के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराया है? नहीं। यहाँ तो मेरे पास जो दो चीज़ें वाइब्रेट हो रही हैं, जिनके जरिए एनर्जी मुंतकिल हो रही है, वो तो हर जगह मौजूद होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वो हर जगह आपके आपके अराउंड हर तरफ मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, आपके अर्थ के अराउंड एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो आपकी तो स्पेस के अंदर भरी पड़ी हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन फील्ड्स की वाइब्रेशन करनी पड़ती है, जो आपके पास पहले से मौजूद है। इसीलिए इन वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और चौथी मजेदार बात क्या है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी की वजह से मैक्सवेल ने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी इसी स्केल पर आ रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि जब आप एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट, यानी पहले आप चार्ज को वाइब्रेट करो, जब चार्ज वाइब्रेट होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी, जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी वाइब्रेट होगी। अब ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेंगे, ये आपके चार्ज के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी को आगे की तरफ लेकर जाना शुरू कर देंगे। ये बन गई एक वेव। क्योंकि वेव के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एनर्जी कैरी होना और वाइब्रेशन का होना। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, एनर्जी भी जा रही है और वाइब्रेशन भी हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर आपके पास फील्ड्स मौजूद होती है, इसलिए आपको मीडियम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी ये सेम क्यों है? क्यों लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा, इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी सेम क्यों है? क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बनावट एक ही जैसी है। सबों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनकी वाइब्रेशन कांस्टेंट होती है, इसीलिए सबकी स्पीड एक जैसी है, उनकी बनावट एक जैसी है ना, ये बने हुए एक ही जैसी हैं, इसीलिए इनकी फील्ड्स, इनकी रफ्तार जो है वो फिक्स होती है। बहरहाल अब इस टॉपिक को मजीद हम जब आगे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आपने सही तरह नहीं पढ़ा हुआ, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा एक चैप्टर, उसमें मैं दोबारा आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम ये जो चार्ज को वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये हम किस तरीके से करते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है जी, आपके करंट को दो डायरेक्शन में फ्लो कराता है। पहले आपके डायरेक्शन को, आपका करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा। और करंट फ्लो किसको कहते हो आप? चार्जेस अगर चलना शुरू कर देना तो इसको आप कहते हो करंट। तो अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है चार्ज क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो वाइब्रेट हो गया। इसलिए अगर आपका नॉर्मल चार्ज होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनती, क्योंकि उसका चार्ज फिक्स होता है, वाइब्रेट नहीं हो रहा होता। एंटीना के अंदर हमारा चार्ज वाइब्रेट हो रहा होता है, इसलिए वहां एंटीना में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम आते हैं जी इस टॉपिक पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। ये क्या है? अच्छा, अब जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर करी, तो उस वक्त तो गिनती की थी दो चार, एक तो शायद रेडियो वेव थी, एक माइक्रोवेव थी। आगे आगे पता चला लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट की भी स्पीड यही है। फिर आगे आगे बहुत सारी वेव की स्पीड को कैलकुलेट किया, तो वो तो यही निकली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो आपने काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर कर लिया, काफ़ी। एक रेडियो वेव्स है, एक माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, काफ़ी आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर कर लिया। बहुत आसान होता है इनको डिस्कवर करना। आप वेव की वेलोसिटी नाप लो, अगर वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया गया, तो उनको जब स्टडी किया तो हमें उनमें पैटर्न्स नजर आए।
पैटर्न्स क्या नजर आए? सबसे पहले तो उनमें सिमिलैरिटीज नजर आई, उनकी सारों की वेलोसिटी एक जैसी है, सारी वेव जो है वो बगैर मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, सब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये तो सिमिलैरिटीज है जिनकी वजह से हमने सब को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लेकिन हमें उसमें पैटर्न नजर आया, हमें पैटर्न नजर आया कि अगर हम उनको देखें तो कुछ वेव्स होती हैं जिनकी जो है वेव लेंथ ज़्यादा होती है। अब आपको याद होगा वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोबारा कि अगर आपके पास ये वेव जनरेट हुई है जी, ये वेव बनी हुई है, ठीक है, तो दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको आप कहते हो कि ये वेव लेंथ है। अगर वेव ऐसे क्लोज क्लोज होंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज होंगी, तो देख लीजिए वेव लेंथ जो है वो इंतहाई कम है। और वेव इस तरह एक दूसरे से दूर होंगी तो हम वेव लेंथ कहेंगे कि वेव लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाली वेव्स का वेव लेंथ ज़्यादा है क्योंकि देखो वेव एक दूसरे से दूर है, जबकि इस तरफ आप देख रहे हो वेव लेंथ कम हो रहा है क्योंकि वेव्स एक दूसरे के करीब हो गई, दो क्रेस्ट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो ये तो वेव लेंथ होता है, दो क्रेस्ट के दरमियान फासले को आप वेव लेंथ कहते हो। जितना ज़्यादा वेव्स करीब होंगी उतना जो है वो ज़्यादा वेव लेंथ होगा, जितनी ज़्यादा करीब होंगी उतना कम वेव लेंथ होगा, जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतना ज़्यादा वेव लेंथ होगा। हाँ जी, तो ये तो वेवलेंथ होती है, हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा है, दो क्रेस्ट के दरमियान फासले को आप वेवलेंथ कहते हो। याद रखिएगा अगर जितनी वेव्स एक दूसरे से दूर होती है ना, वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा, और वेव अगर एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो वेवलेंथ कम होगा। इसी तरीके से एक चीज़ होती थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव बन रही है, कितनी वेव पैदा हो रही है, ये एक पूरी वेव कहलाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी वेव होगी। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 है जी, और यहाँ आप देखो जी 1 2 3 4। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट होती है। जितनी ज़्यादा करीब होंगी वेव्स, ये देखें यहाँ, जितनी ज़्यादा करीब होंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि फिर ज़्यादा वेव बन रही है, और जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये जो वेव लेंथ है और फ्रीक्वेंसी है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए ना, इस वाली वेव की, ये जो पहली वेव बनाई हुई है मैंने ए, इसकी वेव लेंथ है ज़्यादा लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। देखिए वेव लेंथ कितनी ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी देख लो आप 3 है जी। ठीक है, ज़्यादा है, वेव लेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इधर भी आप देख लो बी वाले में। अब यहाँ देखें वेव लेंथ क्या हो गई? कम हो गई क्योंकि वेव आपस में करीब करीब है, वेव लेंथ कम हो गई। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखें आप, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई क्योंकि जब वेव करीब करीब होती है तो फिर एक सेकंड के अंदर जाहिर बात है ज़्यादा वेव बनेगी। तो यहाँ पे 5 वेव बन रही है तो वेव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान याद रखिएगा ताल्लुक क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। अगर एक वेव की वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो वेव लेंथ कम हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो वेव लेंथ ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल, तो हमने जो इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर करी तो हमने उनके अंदर देखा कि भाई ये जितनी भी सारी वेव्स है ना, इन सबको वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के अतबार से आप अरेंज कर सकते हो। अब आप तो बायोलॉजी पढ़े हुए हो, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको याद होगा बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन हुई हुई है। क्लासिफिकेशन हुई हुई है जी, हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं हमने उनको किंगडम प्लांट में डाला हुआ है। जितने ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हमने उनको किंगडम एनिमल में डाला हुआ है। सिमिलैरिटीज है ना, अगर हम देखते हैं जी जितना भी ऑर्गेनिज्म भले दिखने में अलग हो लेकिन हम देख रहे हैं जी कि वो खाना खुद तैयार कर सकता है, हमने उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हमने उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। यही आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है। केमिस्ट्री में जितने सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप उनको ग्रुप 1 में डाल देते हो। जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उनको ग्रुप 2 में डाल देते हो। यानी सिमिलर चीज़ों को आप अरेंज कर लेते हो। यही चीज़ हमने यहाँ की है। तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुई थी हमने उनको अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ। किसके एतबार से हमने अरेंज किया? अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ। वेव लेंथ के एतबार से हमने उनको अरेंज कर दिया। सबसे पहले हमने वो वेव्स रखी जिनकी वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो कहलाती हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेव लेंथ देखें जी 10⁶ से लेके 10⁻0 या 10⁻0 तक की होती है अंदाजन। ये सबसे ज़्यादा वेव लेंथ है। 10⁻6 का मतलब क्या हो गया? एक के साथ 6 जीरो लगा दो आप, इतनी बड़ी वेव लेंथ है। तो हमारे पास जितनी भी ऐसी वेव्स हैं जिनकी वेव लेंथ आपको 10⁻0 से लेके 10⁻6 तक मिलेंगी हम उनको कहते हैं कि ये रेडियो वेव है, क्योंकि बाकी तो प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होती है।
बस सिर्फ वेव लेंथ में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फिर उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी बनाई माइक्रोवेव की, और माइक्रोवेव के अंदर हमने उन वेव्स को रखा जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻⁻0 से लेके 10⁻³ तक होती है, कम हो रही है वेवलेंथ। इसी तरीके से तीसरी हमारे पास होती है इंफ्रारेड, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनकी सॉरी वेवलेंथ जो है वो 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ तक होती है। फिर अल्ट्रा -6 तक होती है, ये पूरा एरो कर लेते हैं इसको। फिर अल्ट्रा वायलेट होती है जी 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁸ तक, इस तरीके से अरेंज हुई है। फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद जो है मजीद जो जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनको हम कहते हैं एक्स रे, और फिर जो सबसे कम वाली वेवलेंथ होती है उनको हम कहते हैं गामा रेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल एक दो, इसमें बीच में एक और है जी, सॉरी यहाँ बीच में एक और है, यहाँ बीच में, उसको हम कहते हैं ये विजिबल लाइट। तो ये टोटल 7 हैं, टोटल 7 हैं जी। कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कहलाती है रेडियो वेव, तो क्या वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आपने उसकी जब फ्रीक्वेंसी चेक की तो मतलब पता चला जी उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 10⁻11। अब हम देखें यार ये कौन सी वेव हो गई, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इनमें से कौन सी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 10⁻7। तब फ्रीक्वेंसी देखे जी 10⁻11 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो वो कौन सी हो गई, वो माइक्रोवेव हो गई। इसी तरीके से आपने एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर करी, उसकी आपने फ्रीक्वेंसी चेक करी जी 10⁻18 आ रही है। तब 10⁻18 किसकी होती है, एक्स रे की। तो अब ये वेव कौन सी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी एक्स रे। तो ऐसे हम इस चार्ट की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, अल्ट्रा वायलेट होती है, इंफ्रारेड, गामा, अल्ट्रा, पता नहीं कौन, ये सारे नाम आपको बता दिए, रिपीट कर करके थक गया मैं तो ये नाम भी। बस याद रखिएगा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये जो हमने स्पेक्ट्रम देखा है ना, चेक किया है, इस स्पेक्ट्रम में अगर हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, यानी अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो वेव लेंथ जो है वो कम होता रहता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती रहती है। अब आपके पास जो भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर की है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो या वेव लेंथ निकाल लो, और इस चार्ट के हिसाब से देख लो कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है, क्या वो रेडियो वेव है, चाहे वो माइक्रो है, चाहे वो इंफ्रा है, चाहे वो अल्ट्रा है। एक ये भी है बीच में, हाँ ये वाली भी है, इसमें यहाँ पर आ रही है ये। ठीक है, इन्होंने इसको पहले अलग से करके दिखाया हुआ है, विजिबल है, अल्ट्रा है, एक्स रे है या गामा है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको पता चल जाएगा आपने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर की है तो वो किस किस कैटेगरी में आ रही है, और उस हिसाब से फिर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। रेडियो वेव्स का थोड़ा सा इस्तेमाल बता दूं आपको। रेडियो वेव ये वो वेव्स हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। आप देखते हो ना आपके मोबाइल से कहते हैं वेव्स निकल रही हैं, तो आपके मोबाइल से टावर से जो वेव्स निकल रही होती है वो ये होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। माइक्रोवेव जो है इनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, इनसे हम चीज़ों को गर्म करते हैं। इंफ्रारेड ये वो वेव्स है जो सूरज, इसके अंदर ज़रा ज़्यादा एनर्जी होती है, और किस सूरत में होती है, हीट एनर्जी की सूरत में। तो ये सूरज से जो इंफ्रारेड वेव्स आ रही होती है तो ये हमें हीट प्रोवाइड करती है, यानी इंफ्रारेड जिधर भी होगी वहाँ गर्मी पहुँचना शुरू हो जाती है, गर्मी मिलना शुरू हो जाती है। इंफ्रारेड अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये विजिबल लाइट ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, आपकी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं। ये जो आपको रेड येलो कलर नज़र आते हैं ना, लाइटें नज़र आती है, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये देखो ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। तो ये 7 लाइटें आपको नज़र आती है ना, ये विजिबल लाइट है। ये आपकी आंखें जो विजिबल लाइट है ना, ये हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी आंखों को नज़र नहीं आती। अल्ट्रा वायलेट ये और ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, इनमें तो माइक्रोवेव इनसे ज़्यादा, ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी बढ़ रही है भाई, ये भी याद रख लेगा, एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। यानी कि रेडियो वेव में कम एनर्जी होती है, माइक्रो में थोड़ी ज़्यादा होती है, इंफ्रा में और ज़्यादा होती है, और एक्सरे में और ज़्यादा, गामा में तो सबसे ज़्यादा। तो अल्ट्रा वायलेट रेस के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आपकी सूरज से आ रही होती है, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस जो आपकी सूरज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उनमें से कुछ जो है वो अल्ट्रा वायलेट होती हैं। ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर आपकी स्किन पर पड़ना शुरू हो जाए तो आपकी स्किन को जलन हो जाती है। आप देखते हो ना अक्सर आप धूप में खड़े हो जाओ तो आपकी स्किन लाल हो जाती है, तो वो इन अल्ट्रा वायलेट वेव्स की वजह से, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट वेव्स आपकी स्किन से टकराती हैं, आपकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें।
एक्सरे के अंदर उससे ज़्यादा एनर्जी होती है। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमारे गोश्त को भी आर पार जा सकती हैं, हमारे गोश्त हमारी खाल से भी क्रॉस हो सकती हैं, हड्डियों से क्रॉस नहीं होती। तो इसको हम एक्सरे वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर हमें अपनी हड्डियों का स्केच बनाना होता है तो हम अपने ऊपर एक्सरे लगाते हैं, हमारे गोश्त से एक्सरे होके हड्डियों से टकरा के वापस आ जाती है, तो हमारा एक स्केच बन जाता है। तो ख़तरनाक हो जाती है ये, क्यों? क्योंकि ये आपके गोश्त खाल इनको भी क्रॉस कर सकती है, इतनी एनर्जी होती है इनके अंदर। जबकि सबसे डेंजरस जो है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली गामा रेज होती है। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ये सबसे ख़तरनाक है। ये आपकी हड्डी गोश्त खाल सबको, किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को क्रॉस कर सकती है। ये किसी भी मेटल, किसी भी कंक्रीट की दीवार हो, इंसान हो, गोश्त हो, हड्डी हो, सबसे क्रॉस हो सकती है। सिर्फ एक मेटल होता है जिसको हम कहते हैं लीड, लीड को क्रॉस नहीं कर सकती। तो सबसे डेंजर ये है। तो अब आपने एक मिसाल के तौर पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने जी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वेव डिस्कवर करी, उसकी वेलोसिटी थी 3 × 10⁸ तो आपने झट देने से बोला कि वो क्या है, तो वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। फिर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करी जी, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी नज़र आई जी 10⁻23। तो आपने देखा जी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पहुंचे, आपने देखा फ्रीक्वेंसी 10⁻23 यहाँ लाए करता है, तो वो कौन सी हो गई? वो गामा रे हो गई। और अब आपने उससे बचना है क्योंकि वो ख़तरनाक है, वो आपके आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन पैदा कर सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, ख़तरनाक है। तो आपने देखा क्या इलेक्ट्रो में इसका फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से आपने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक और डिस्कवर की और आपने देखा जी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁻5 है। तो आपने देखा जी इस चार्ट के मुताबिक वो 10⁻5 वो रेडियो वेव है। तब आप समझ जाओगे कि आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये रेडियो वेव है और आप इसको कम्युनिकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में यही आखिरी चीज़ रह गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो। अब अगर आपको कोई सवाल है तो मैं आपका माइक खोल देता हूँ, माइक खोल के पूछ लिएगा, अदरवाइज़ फिर आप क्लास लीव कर दिएगा, थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूंगा। कोई सवाल है तो माइक खोल दिया, पूछ लो। सर विजिबल लाइट में एनर्जी नहीं होती? होती है ना, लेकिन इतनी एनर्जी होती है कि हमारी आंखें बर्दाश्त कर सकती हैं। देखो ना, इसमें भी एनर्जी कम है, देखो इसमें सबसे कम है। इतनी कम है कि आप मोबाइल से निकलने वाली रेडियो वेव अपने हाथ में भी रख लो तो कोई नुकसान ही नहीं होता है ना। मोबाइल को अब हम जेब में रख लेते हैं, रेडियो वेव निकल रही होती हैं, हमें नुकसान होता है? नहीं। माइक्रोवेव में भी आपकी एनर्जी होती है रेडियो वेव से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें उससे नुकसान हो। इंफ्रारेड वाली, ये वाली, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इसको आप हीट की शक्ल में देखते हो, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं ठीक ठाक। आज देखो ना कितनी गर्मी थी, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। विजिबल लाइट के अंदर भी एनर्जी होती है और इंफ्रारेड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड की रेंज देखो क्या है, 10⁻⁻6 तक, जबकि इसकी जो रेंज है वो विजिबल लाइट की 10⁻⁷ है। तो ज़्यादा फर्क नहीं होता विजिबल और इंफ्रारेड में। तो विजिबल लाइट की एनर्जी भी होती है, लेकिन हमारी आंखें, हमारी आंखों के सेल्स इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा दिमाग इसको डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए हम इसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। उससे ऊपर ये वाली जो है ना अल्ट्रा वायलेट, बर्दाश्त तो हम ये भी कर रहे हैं। देखो आपके सूरज जो है ना, आपका जो सूरज होता है वो आपको 3 किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहा है। एक ये वाली इंफ्रारेड, ब्लैक से कर देता हूँ, एक ये वाली इंफ्रारेड, एक ये वाली अल्ट्रा वायलेट, एक ये वाली विजिबल। इसकी वजह से आपको गर्मी मिल रही है, इसकी वजह से आप चीज़ों को देख रहे हो, ये भी आपको मिल रही है। लेकिन क्या हर वक्त हमारे सूरज से स्किन लाल हो जाती है? नहीं। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, अल्ट्रा वायलेट रेंज की आप पर, वायलेट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की आप पे बारिश हो गई, फिर जाके लागती है। तो ये वाली भी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ 2-4 घंटे खड़े जाओ कोई मसला नहीं है, 10-12 घंटे खड़े हो जाओगे ना तो फिर अल्ट्रा वायलेट इतनी पड़ गई कि आपकी स्किन लाल हो जाती है। ख़तरनाक ये दो है, इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ख़तरनाक एनर्जी के अतबार से अगर हम डेंजर वाली बोलें तो वो तो बेसिकली दो ही हैं, एक एक्सरे और एक जो है वो आपकी गामा। ये जो अल्ट्रा वायलेट है ना, ये भी डेंजर कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो ओजोन लेयर है ना, वो इसको काफ़ी हद तक फिल्टर कर देती है। तो इसमें भी अच्छी खासी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट में, लेकिन ओजोन फिल्टर कर देती है हमें। ठीक है, और कोई सवाल? जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस वाइब्रेट होंगे तो हमेशा ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, या कभी कभी ऐसा होगा? नहीं नहीं, देखो चार्ज वाइब्रेट हो या चार्ज वाइब्रेट ना हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। चार्ज की वाइब्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक चार्ज आपके पास मौजूद है ना, एक चार्ज पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो वाइब्रेट किया, वो तो चल ही नहीं रहा है, तब भी उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों फील्ड होंगी। ये मैंने कहा है ना, मतलब मैं आगे हमेशा बताऊंगा आपको डिटेल में। हाँ, चार्ज वाइब्रेट करने से ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करने लग जाएगी और वो फिर एक वेव की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अगर वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगी, एक ही जैसी रहेगी, और वो वाइब्रेट नहीं हो रही होगी एक ही जैसी, तो वो वेव की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। वेव की शक्ल इख्तियार करानी है तो चार्ज वाइब्रेट करो ताकि फील्ड भी वाइब्रेट हो और वो वेव बन जाए। ठीक, और कुछ? नहीं, सवाल नहीं है। चलो ठीक है जी। चले जी, अब हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ये हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 16, वो है इलेक्ट्रिसिटी का। अब उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पढ़ेंगे। उसके बाद वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म का, उसमें हम दोबारा ये चीजें देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कहाँ हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई सवाल है पूछे? इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है? नहीं नहीं, इस चैप्टर का तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। और आपको कुछ बताना था। हाँ बताएं। 30 मई को पेपर स्टार्ट है हमारे ग्रैंड टेस्ट। 13 मई को? 30 मई को, 30। 30 मई को? अरे वो सर तौसीफ पागल हो गए, उनको कुत्ते ने काट लिया। हाँ मैं तो ग्रैंड टेस्ट को इतनी अहमियत दे भी नहीं रहा। मैंने तो हाँ सुना था मैंने। अरे अभी स्कूल खुले हैं नहीं, अभी शायद 24 से स्कूल खुलेंगे, सिलेबस कंप्लीट हुआ। नहीं नहीं, स्कूल तो खुल गए सर, 1 जून को खुल गए स्कूल, आज पता चल गया, न्यूज चली थी आज। 1 जून को नहीं, 27 पता नहीं 23 मई से खुल रहा है। तो आप है? क्या यानी कि स्कूल खुलेंगे नहीं और ग्रैंड टेस्ट शुरू हो जाएंगे? हाँ ना, यही है ना, स्कूल नहीं खुले ग्रैंड टेस्ट शुरू होगा। वैसे याद रखो, ये 15 चैप्टर भी पेपर पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत है। ठीक है, अगर आप आगे के चैप्टर समझाऊंगा याद करना, लेकिन अभी आप ये 15 चैप्टर भी कर लो ना, आप ग्रेड टेस्ट में निकाल लोगे पूरे मार्क्स। 15 चैप्टर से ही ठीक ठाक आ जाता है। 16 से एक सवाल आता है, आखिर से एक सवाल आता है, वो चॉइस में भी छोड़े जा सकते हैं। तो इन 15 चैप्टर्स को तो याद कर लो ना अच्छे तरीके से। सही है। अच्छा, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग्स तो सेंड करें। किस चीज की? मैंने आपको बोला तो था, मुझे न्यूमेरिकल्स की भी चाहिए और डेरिवेशंस की भी। अच्छा अच्छा मेरे पास अच्छा। नहीं है। अच्छा, एक काम करना ना, आप मुझे संडे को याद दिला दोगी ये बात। आम दिनों में बहुत टाइम नहीं है, बाल मेरे जंगलियों की तरह बढ़ गए, मेरे तो बाल कटाने का टाइम नहीं है मुझे। संडे, आप देखो संडे में आपने याद नहीं दिलाया, मैं भूल गया। आप मुझे संडे को याद दिला अच्छा देना। चले, मैं अभी याद दिला। ठीक है ना, आप मुझे संडे को याद दिला देना। मैं आपको अब तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना, चाहे न्यूमेरिकल्स की है चाहे लेक्चर्स की है, वो मैं सारी आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। एक बात, दूसरी बात, 15 चैप्टर आपके हो गए। आप ये ग्रैंड टेस्ट से पहले पहले ये 15 चैप्टर तो याद कर लो। वैसे आपने 8-10 चैप्टर तो याद किए हुए थे। ठीक है, 8-10 चैप्टर के तो मैं शायद मैंने टेस्ट भी लिया था, 10वें चैप्टर का, 10वें और 11वें का ना। हाँ शायद 10वें या 11वें तक का 10 लिया। तक दिया बेटा। 10 तक का दिया हुआ है ना। तो कितने चैप्टर है? 11, 12, 13, 14, 15। 5 और। हाँ, 15 छोटा है, 14 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा। 13 बहुत छोटा हो गया क्योंकि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। 12 थोड़ा सा बड़ा है, 11 थोड़ा सा बड़ा है। तो ये 5 चैप्टर और कर लो, 15 चैप्टर तुम्हें हो जाएंगे। अब 15 चैप्टर से आप देख लीजिएगा, ग्रैंड टेस्ट आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। हाँ, फिर जब ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा उस दौरान फिर आप ये बाकी 16, 17, 18, 19 ये और कर लो। 16 से एक आध सवाल आता है बोर्ड में, 17 से भी एक सवाल आता है, एक आध आ जाता है। लेकिन 17 से नहीं आता है, 18 से आ जाता है। 17 तो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है, तो 17 से मुश्किल ही है कि कोई सवाल आए। 18 से एक सवाल आएगा, 19 से एक सवाल आएगा। तो ये 3 सवाल आने जो चॉइस में भी छोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चैप्टर। ठीक है जी, कोई और सवाल, कुछ और बताना है? नहीं। हाँ, वो आप ना मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिर भेज दिएगा याद से कल तक, 11 to 15 चैप्टर्स। और ना डेरिवेशंस मुझे बता दे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको मैं बिल्कुल
पानी की तरह पी लूं। ठीक है, एक काम करना, कल आप मुझे जो है ना 1 से लेके 5 बजे तक ये मैसेज करके दोबारा याद दिला देना, क्योंकि 1 से 5 में स्कूल में होऊंगा तो शाम उस के? टाइम है। शाम के ना? नहीं नहीं, 1 से 5 शाम में कहाँ होता है, या तो दोपहर में होता है या रात में होता है 1 से 5। नहीं, 5 बजे तो शाम हो जाती है। अरे तो मैंने, तुम क्या बिल्कुल 5 बजे बताओगे क्या? 1 से 5 के दरमियान मतलब हो गया, 2 बजे बता दो, 2:30 बजे बता दो, 3 बजे। अब मैं 5 बजे तो मैं बाइक पे बैठा होऊंगा, क्या फायदा बताने का। तो 1 से 5 यानी कि 1:30-2 बजे तक आप मुझे एक मैसेज कर देना ये वाला, कि सर वो मुझे चैप्टर 11 चैप्टर 12 इनके जो इंपॉर्टेंट बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह लिख के भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट सवालात, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवालात है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो याद कर लेना पहले, ठीक है। और बाकी संडे वाले दिन मुझे तुम वो याद दिला जी देना, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग्स का। तो मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा संडे वाले दिन, तो संडे से पहले कोई छुट्टी तो आ नहीं रही है। ठीक है जी, और कुछ बताना है? जी। नहीं। लाहौल वाला को हमारी ये सारी चैट रिकॉर्ड हो रही है।